अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं तफरी टीवी। दोस्तों, हो सकता है फ्यूचर में आप मुख्तलिफ सियारों पर जा सकें, मरीख पर लैंड करें या किसी ऐसे सियारे पर जहां ज़िंदगी मौजूद हो, या मे भी स्पेस में मुख्तलिफ प्लैनेट्स के दरमियान सफ़र करें। तो आप अपनी ज़मीन को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका ताल्लुक़ प्लैनेट अर्थ से है। हाँ जी। यही बात सोचकर स्वीडन के ऑस्कर पेन्नीफेल्ट ने 2015 में अपने स्टॉकहोम कॉलेज में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान ज़मीन का परचम डिज़ाइन किया, जिसे द इंटरनेशनल फ्लैग ऑफ प्लैनेट अर्थ कहा जाता है। ये परचम सिंपली एक डिज़ाइन ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी एक लॉजिक और इसका मतलब छिपा है। ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई 7 फेदरिंग्स हैं जो एक फ्लावर की तरह दिखती हैं, और ये सारे ज़मीन पर ज़िंदगी की अलामत है। आपस में इंटरलिंक्ड सैमरिंग्स इस बात की तरफ इशारा है कि किस तरह ज़मीन पर तमाम चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर पौधे ना हो तो जानवर ज़िंदा नहीं रह सकते, और अगर पानी ना हो तो पौधे अपनी खुराक नहीं बना सकते। ऑक्सीजन ना हो तो तब भी ज़मीन पर कोई जानदार ज़िंदा ना बच सके, और अगर कुदरत साजगार ना हो तो इंसान कभी सर्वाइव ही ना कर सके। ये रिंग्स तमाम जानदार और बेजान अशिया के आपस में ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती हैं। इसके अलावा इन रिंग्स के बैकग्राउंड पे ब्लू कलर ज़मीन पर मौजूद पानी को रिप्रेजेंट करता है, जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फ्लैग का तमाम बैकग्राउंड ब्लू होने का मतलब हमारे सियारे ज़मीन पर पाए जाने वाली तमाम समंदरों की तरफ इशारा है, जो ज़मीन का 71% कवर करते हैं। इस झंडे पर तमाम रिंग्स आपस में इस तरतीब से जुड़ी हैं कि ये एक आउटर सर्कल भी बनाती हैं। ये सर्कल इस कायनात में हमारी ज़मीन को एक प्लैनेट के तौर पर रिप्रेजेंट करता है, और इस सेंस में ये ब्लू बैकग्राउंड हमारे यूनिवर्स को शो कर रहा है। पेन्नीफेल्ड से ये सवाल पूछा गया कि क्या ज़मीन के एक अलग परचम बनाना ज़रूरी है। तमाम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लैग को ही ग्लोबल बैनर के तौर पर अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते। तो इसका जवाब उसने यूँ दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा इस ज़मीन पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि सियारा, लिहाजा प्लैनेट अर्थ का अपना एक अलग परचम होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उम्मीद की जा रही है कि तमाम कंट्रीज़ इस ज़मीन का ऑफिशियली फ्लैग अडॉप्ट कर लें, और मरीख पर भेजे जाने वाले पहले मिशन में भी इस परचम को प्लैनेट अर्थ के परचम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। 20वीं सदी के शुरू में लोगों का ख्याल था कि इलेक्ट्रीफाइड वाटर यानी पानी में करंट गुजारने पर भी इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं, और सर के दर्द का यकीनन तोड़ है। इसके अलावा इस पानी से कपड़ों को भी धोया जा सकता है और स्टरलाइज किया जा सकता है, और इवन के डिटर्जेंट्स की भी ज़रूरत नहीं। मज़ीद ये कि इस पानी को पी भी सकते हैं, और हत्ता कि 1920 में एक डॉक्टर ने इसे नशे के इलाज के लिए बेहतरीन तरीका भी बताया। अब ये मालूम नहीं कि इस डॉक्टर का मतलब करंट देकर आदमी और इसका नशा ख़त्म करने से था या फिर कुछ और। ताहम इस तरीके के मुताबिक पानी में करंट गुजारने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज को बंद करके इस पानी को इस्तेमाल करना था, ना कि एक तरफ से तारे डालें और दूसरी तरफ से हाथ। अलबत्ता मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक ऐसा करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो ये सर के दर्द का इलाज है और ना ही इससे कपड़े साफ़ होते हैं, मगर हो सकता है नंगी तारों को पकड़ने पर कुछ फ़र्क पड़े, और एटलीस्ट दिमाग तो ज़रूर फ्रेश हो जाएगा। दोस्तों, हेयर ड्रायर से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, और लेडीज़ के लिए तो ये एक अहम ज़रूरत है, मगर क्या आप जानते हैं ये कब और कैसे ईजाद हुआ? नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं और इसकी अर्ली शेप्स भी दिखाते हैं। चलो चलो चलो। सबसे पहले फ्रांसीसियों ने अपनी स्टाइलिश लाइफ की वजह से बालों को जल्द खुश करने के तरीकों पर तवज्जो दी। 1888 में हेयर ड्रेसर अलेक्जेंडर गॉडफ्राई ने पहली मरतबा हेयर ड्रायर का डिज़ाइन तजवीज़ किया। ये एक बड़ी कैप की तरह का डिज़ाइन था जो गैस ट्यूब के साथ एक ट्यूब के ज़रिए जुड़ी होती थी। इस ट्यूब से गर्म हवा खारिज होती जो बालों से टकराती और इन्हें खुश्क करती। ये एक हैवी मशीन थी और इसे मूव करना मुश्किल था। इवन कि इसमें से गर्म हवा की जगह भाप को गुजरने दिया जाए तो आपके सर का बढ़ता भी बना डाले। अलबत्ता ये प्रीवियस तरीकों की निस्बत बहुत बेहतर था और जल्द एक्सेप्ट भी कर लिया गया। बाद में इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशंस करके बेहतर किया गया और इसके मुख्तलिफ डिज़ाइंस मार्केट में आने लगे। सैलून्स और घरों में ये आम इस्तेमाल होने लगा। 1920 तक ये मॉडिफाई होकर साइज़ में छोटे हो गए और हाथों में भी उठाए जा सकते थे। ताहम अभी तक ये मेटेलिक होने की वजह से काफ़ी वज़नी थे। इसके अलावा स्पार्किंग की वजह से शुरू में कई अमवात भी रिपोर्ट हुई। 1950 तक इसमें मज़ीद बेहतरी आई और प्लास्टिक बॉडी की वजह से वज़न भी काफ़ी कम हो गया। इसके डिज़ाइन में भी काफ़ी वेरिएशंस आई। ताहम सैलून्स में ये अभी भी हेलमेट टाइप का हेयर ड्रायर इस्तेमाल हो रहा था। ये तस्वीर उसी अरसे की है जहाँ सैलून में बैठी ये लेडीज़ इफ्तारी का वेट नहीं कर रही बल्कि बालों को खुश कर रही हैं। तस्वीर में नज़र आने वाला ये भी एक हेयर ड्रायर है जो 1930 में बनाया गया था। इसी तरह ये तस्वीरें भी हेयर ड्रायर्स की हैं जो ब्रेन ट्यूमर्स की स्कैनिंग करने वाली मशीन की तरह मालूम होती हैं। वक्त के साथ इंसान की बनाई हुई ये इन्वेंशन मज़ीद बेहतरी की तरफ बढ़ती रही और एक हैवी मशीन से एक छोटे गैजेट की सूरत में आज हम इसे देख और इस्तेमाल कर सकते हैं।
1948 में स्विस जोलॉजिस्ट H.M. पीटर मकड़ियों पर तहकीक कर रहा था किस तरह वो अपने जाले बुनती हैं। एक दिन जब वो मकड़ियों पर अपनी रिसर्च कर रहा था और इसी इंतज़ार में था कि रात का वक्त हो जब मकड़ियाँ अपने जाले बुनती हैं, मगर इस दौरान वो नींद में चला गया और अपनी ऑब्जर्वेशन मुकम्मल न कर सका। जब आंख खुली तो मकड़ियाँ अपने जाले बुन चुकी थी और अब आराम फरमा रही थी। चुनांचे H.M. पीटर के लिए बड़ी मुश्किल हुई कि अब सारा दिन इंतज़ार करे और दोबारा रात को इन्हें ऑब्जर्व करे, मगर इतना वक्त नहीं था और ना ही वो ऐसा करना चाहता था। उसने अपने कोलीग पीटर एन विट को मकड़ियों को कुछ ऐसा केमिकल देने का कहा जो उनके जाले बनाने के शेड्यूल को बदल दे और वो दिन में अपने जाले निकालना शुरू कर दे। पीटर एन विट एक फार्माकोलॉजिस्ट जिन्हें ड्रग्स और मेडिसिन का इल्म रखने वाला शख्स था, लिहाजा उसने मकड़ियों को कुछ साइको एक्टिव ड्रग्स जो ब्रेन को वेब खारिज करने की इम्पल्स दे पानी में मिक्स करके एक एक कतरा दे दिया। दोनों साइंसदान जिन्होंने मकड़ियों को उनका वेब खारिज करने के शेड्यूल को चेंज करने के लिए ड्रग्स दिए थे, वो ये देखकर मायूस हुए कि इन ड्रग्स ने उनके टाइम टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं डाला था। अलबत्ता हस्बे मामूल जब उन्होंने अपने जाले उसी टाइम के मुताबिक बुने तो इन जालों के पैटर्न देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि इन ड्रग्स को लेने के बाद मकड़ियाँ भी जहाज़ बन चुकी थी। ये वाले जहाज़ नहीं बल्कि ये वाले। इन ड्रग्स को लेने के बाद मकड़ियाँ गनूदगी की हालत में अपने जाले बुनती रहीं और अपने नॉर्मल वेब पैटर्न से हटकर इन जालों के पैटर्न्स बनाए। कहीं पर जाले के आउटर एरिया को बुनना छोड़ दिया और सिर्फ अंदर वाले हिस्से को बुना तो किसी जाले में बड़े बड़े गैप्स छोड़ दिए। बेंजाड्राइन ड्रग लेने वाली मकड़ी ने जब जाला बुना तो इसका जाला स्पाइरल और जिगजैग पैटर्न का था। इस ड्रग ने मकड़ियों के अपने जालों के कमज़ोर हिस्सों को देखने की एबिलिटी को भी कम कर दिया था। इस तरह चर्च लेने वाली मकड़ियों ने अपने जालों के अंदर बड़े हिस्सों को खाली छोड़ दिया और कुछ बेतरतीब जाले बुने। स्कोपोलामाइन जब मकड़ियों को दिया गया तो उसने इनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और इन मकड़ियों ने कुछ इस तर्ज का जाला बुना। इसके अलावा जब दीगर ड्रग्स दिए गए तो इस तरह के पैटर्न्स देखने को मिले। कैफीन, हशीश, LSD, मेस्कालिन सल्फेट। फिर 1950 में नासा ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो वह ये देखकर हैरान रह गए कि इन ड्रग्स को लेने पर वो मकड़ियाँ करीबन इसी तर्ज के जाले बुन रही हैं जो 1948 में बुने गए थे, और सिमिलरली ये मकड़ियाँ भी अपने वेब्स को मुकम्मल तौर पर न बुन सकी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो फैक्ट्स मैं लेकर आया हूँ यकीनन आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।